Hello student. Student, in the last video lecture, I told you about the surface tension and the surface energy. ठीक है, हमने surface tension और surface energy को डिटेल में स्टडी किया था. Now in this video lecture, we are going forward in the topic of surface tension and surface energy, and we are going to discuss the different phenomena related to the surface tension and the surface energy. So here we will talk about the angle of contact. ठीक है, तो student understand very carefully. It is very interesting, very important and not difficult. ठीक है, बट आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा. Listen, whenever any liquid comes in contact with the solid surface, then the surface of the liquid is curved. जब भी कोई लिक्विड किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, तो लिक्विड की जो सरफेस होती है, वो सरफेस कैसी होती है? वो हमेशा कर्व सरफेस होती है. तो यहां पर मैंने दो फिगर ड्रॉ करके रखी है. ठीक है, I will not discuss these two figure in detail right now. थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. बट आप यहाँ पर देखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, दिस इज द सॉलिड सरफेस. ठीक है, सिमिलरली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज ऑल्सो द सॉलिड सरफेस. नाउ हियर ऑन दिस सरफेस देयर इज अ लिक्विड. So you can see the shape of the liquid, that the shape of the liquid is like a curve. ठीक है, and similarly here also the shape of the liquid is like a curve. So मैंने जो पहले बोला, whenever any liquid comes in contact with the solid surface, then the liquid surface is found to be curved. ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये exactly है क्या. तो ये जो फिगर ये है, दैट इज द वाटर ड्रॉप ऑन द लोटस लीफ. वाटर ड्रॉप ऑन लोटस लीफ. इज दैट क्लियर? इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, और मर्क्यूरी ऑन ग्लास. मतलब स्टूडेंट, जो वाटर का ड्रॉप होता है, अगर वो कमल के पत्ते के ऊपर है, तो फिर वाटर के ड्रॉप का शेप कुछ इस तरह से होगा. तो यहां पर जो कमल का पत्ता है, आप उसको सॉलिड इमेजिन करो. देयर आर ओनली 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. तो आप इन तीन में से मुझे बताओ कि जो कमल का पत्ता है, क्या वो लिक्विड है, एयर है? नहीं, वो सॉलिड आप उसको कंसीडर कर सकते हैं. सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज द सरफेस ऑफ लोटस लीफ. कमल का पत्ता है, और कमल के पत्ते के ऊपर ये वाटर का ड्रॉप है. सो यू कैन सी द शेप ऑफ वाटर ड्रॉप व्हेन इट इज ऑन द लोटस लीफ. सिमिलरली हियर also there is a water drop, but that water drop is on the glass plate. तो यहां पर है water drop on glass plate. Is that clear? Okay. So student, we know that, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो water होता है, that water wet us. Water wet the glass plate. जैसे कि यहां पर है water wet the glass plate, but the water does not wet the lotus leaf. Water does not wet the raincoat. Is that clear? Okay. Now here we will discuss that thing, but first we have to understand about the angle of contact. So as I told you that whenever any kind of liquid, कोई भी liquid हो, whenever any liquid comes in contact with the solid, the surface of the liquid is found to be curved. ठीक है? Now here, this is the point of contact. Similarly here also, this is the point of contact. It is the point of contact
between the liquid and the solid surface. So here we have to understand what is called the angle of contact. तो यहां पर मैं उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू the point of contact of liquid and solid का point of contact. The angle between tangent to the point of contact of liquid and solid surface inside the liquid is called angle of contact. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? सॉरी, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं, द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि ये जो है, ये दिस इज द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड. मतलब इस पार्ट में जो लिक्विड और सॉलिड है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है. तो आप इसको बोल सकते हो, इट इज द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करके रखा है. सो द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये जो है यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज द टेंजेंट. ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बराबर. और ये जो है, ये क्या है? ये है सॉलिड सरफेस. तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक है. अब स्टूडेंट एक बात समझो, दिस एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ surfaces in contact. For an example, when the water is in contact with the glass plate, this angle of contact is acute angle. Acute angle आपको पता होगा कि the angle which is less than 90 degree is known as the acute angle. ठीक है. तो यहां पर आप देखो कि this is the water on the glass plate. यहां पर मैंने लिखा है water drop on glass plate. So when the water is on the glass plate, the angle of contact is less than 90 degree. But when the same water is on the lotus leaf, then the angle of contact is obtuse. Angle of contact is greater than 90 degree. Student, water wet the glass. यहाँ पर जो water है वो glass को wet करता है, बराबर. Water glass को wet करता है and you can see that the water spread on the glass, but the water does not wet the lotus leaf. Here the water does not wet the lotus leaf because it creates the lot of energy to form the solid liquid interface. Solid और liquid की interface form करने में lot of energy cost होती है. ठीक है. Because of that reason, the shape of the liquid is like this. Moreover, in the case of the water molecules, the force of attraction among the water molecule is more than the force of attraction between the water and the lotus leaf. देखो, lotus leaf के ऊपर जब water होगा तो फिर water का shape ऐसे क्यों होता है? Because the force of attraction between the water molecules, water के molecule के बीच में जो force of attraction होता है, that is more as compared to the force of attraction between the water and the lotus leaf. Water के अंदर water के molecule के बीच में जो force of attraction होता है वो ज्यादा होता है. Water और lotus leaf के molecule के बीच में जो force of attraction होता है
वो कम होता है। समझ में आया? सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट द वाटर सॉलिड इंटरफेस। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। सो द लिक्विड सॉलिड इंटरफेस इज नॉट इजीली फॉर्म। तो यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड की जो इंटरफेस है वो इजीली फॉर्म नहीं होती है। कहने का मतलब यह है कि जो लिक्विड है वो सॉलिड के ऊपर इजीली स्प्रेड नहीं होता है। बट हियर द लिक्विड इजीली स्प्रेड ऑन द सॉलिड सरफेस। द रीजन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास इज मोर एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर। यहां पर वाटर के बीच में, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड ग्लास। तो वाटर एंड ग्लास के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, इसके लिए पानी ग्लास के ऊपर फैल जाता है। सिंपल सी बात है। पर यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ही चिपक के रहना ज्यादा पसंद करते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल लोटस लीफ के मॉलिक्यूल को चिपकना कम पसंद करते हैं। समझ में आया? ठीक है। सो हियर द वाटर मॉलिक्यूल डज नॉट वांट टू रिमेन स्टक टू द सॉलिड सरफेस। इज दैट क्लियर? सेम थिंग इज सीन इन द केस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द रेनकोट। जो रेनकोट का मटेरियल होता है और वाटर के मॉलिक्यूल्स रेनकोट के मॉलिक्यूल के साथ कम एट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमेन स्टक टू देयर ओन मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन द सेम सिचुएशन इज सीन इन द केस ऑफ द वाटर एंड what that raincoat. Is it clear to you? Okay. So यहाँ पर जो angle of contact है, you can see that this is the angle of contact. This angle of contact is obtuse more than 90 degree, and here the angle of contact is less than 90 degree. It is known as the acute angle. Is that clear? Okay. Now student, here there are total 3 type of media in contact. 3 media है overall. One is the liquid, second is the air मतलब कि गैस, and the third one is the solid. ठीक है। So between any two pair of media there will be a surface tension. देखो 3 टाइप के मीडिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है। लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और एयर भी है। एयर मतलब कि गैस है। ठीक है। So there will be 3 type of surface energy. There will be 3 टाइप ऑफ इंटरफेशियल मतलब कि सरफेस के बीच की एनर्जीज है। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ इंटरफेशियल सरफेस एनर्जीज। फॉर एन एग्जांपल, देयर विल बी अ सरफेस एनर्जी ड्यू टू सॉलिड एंड एयर। देयर विल बी अ सरफेस एनर्जी ड्यू टू सॉलिड एंड लिक्विड, एंड देयर विल बी अ सरफेस एनर्जी ड्यू टू लिक्विड एंड एयर। सरफेस एनर्जी is also known as the surface tension. बराबर? तो there are 3 type of surface tension prevailing. One is SLA. SLA means the surface tension due to liquid air interface. SSL is the surface tension due to solid liquid interface. Then SSA is the surface tension due to solid air interface. ठीक है? Now here this is the point of contact of all the 3 surface tension. ठीक है। Now here the given system is in the equilibrium. ये जो drop है वो एक सिस्टम है, वो equilibrium में है। Similarly here also this drop is in the equilibrium. So here all the 3 surface tension, all the 3 interfacial energies should be in equilibrium at the line of contact. ये जो line of contact है, so at the line of contact, or you can say at the point of contact, वो भी बोल सकते हैं। These 3 surface tensions, ठीक है, these 3 surface energies should be in equilibrium. So here you see that this SSL is in the specific direction. This SSA is also in the specific direction. Specific direction मतलब
कि दिस इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, बट ये जो एस एल ए है, दैट एस एल ए इज नॉट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. ओके, बट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो what we can write from the condition of equilibrium? So from equilibrium, what we can write? SLA cos theta plus SSL is equal to SSA. See how I have written. स्टूडेंट ये जो एस एल ए है वो इस डायरेक्शन में है, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट. सो वी विल टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस एस एल ए. एस एल ए के दो कंपोनेंट्स होंगे. वन कंपोनेंट विल बी द कोसाइन कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट विल बी द साइन कंपोनेंट. बराबर. पर यहां पर हम लोग कोसाइन कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं. कौन सा कंपोनेंट कंसीडर कर रहे हैं? कोसाइन कंपोनेंट. तो जो कोसाइन कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. आपको मैंने आगे एक्सप्लेन किया है कि जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करे वो कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? वो कंपोनेंट होता है कोसाइन कंपोनेंट. बराबर. तो ये जो एस एल ए है उसका इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी द कोसाइन कंपोनेंट. सो कोसाइन कंपोनेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज एस एल ए cos theta. So you just see that कि SLA cos theta is in this direction, SSL is also in the same direction, and this SSA is in the opposite direction to it. So here SLA cos theta and SSL both balances this SSA to keep this system in the equilibrium. ठीक है. अब वही कंसेप्ट अगर आप यहां पर भी अप्लाई करते हो तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. ये जो SLA है उसका इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? SLA cos theta. और जो साइन कंपोनेंट होगा वो इस वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. बट वी डोंट हैव टू कंसीडर दैट वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है. इसी कंपोनेंट से हमारा सारा काम हो जाता है. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट? सी SLA cos theta is equal to SSA minus SSL. We can write like this. So therefore cos theta is equal to SSA minus SSL divided by SLA. So we have this important equation. Cos theta is equal to SSA minus SSL divided by SLA. Is it clear to you? ठीक है. अब स्टूडेंट यहाँ पर हमको दो डिफरेंट सिचुएशंस इमेजिन करनी है. ठीक है. थोड़ा सा इसमें बेसिक मैथमेटिक्स भी है कि जो कि मैंने आपको आगे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. तो सी हियर सिचुएशन नंबर 1. इफ SSA is greater than SSL, the surface energy due to solid air interface is more than the surface energy due to solid liquid interface. S मतलब क्या? I am talking about this S. S मतलब की surface energy, जिसको आप surface tension भी बोल सकते हो. तो surface tension due to solid air interface, solid और air का जो contact है उससे जो surface tension create होता है, तो surface tension due to solid air interface is more than the surface tension due to solid liquid interface. तो उस सिचुएशन में ये जो होगा, ये जो डिफरेंस होगा, that difference will be positive. बराबर. तो therefore cos theta is greater than 0. पॉजिटिव मतलब कि greater than 0. तो cos theta is positive, cos theta is greater than 0. बराबर. अब greater than 0 है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? कि cos theta is greater than 0, that means जो थीटा है that will be more than 0 degree. थीटा will be more than 0 degree. बराबर. आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो कि cos theta is greater than 0, 0 से उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो फिर उस सिचुएशन में थीटा will be greater than 0 degree. मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूं. देखो, यूनिट सर्कल
मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं। तो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। द कोऑर्डिनेट ऑफ 0 डिग्री आर 1 0 और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं -1 0, बराबर। तो ये जो 1 0, ओके दिस इज करेक्ट, 1 0 एंड 1 0, ओके यहाँ पर सॉरी 1 0 0 1, 1 0 0 1, here it will be -1 0 and here it is 0 -1, ठीक है। So this is 1 0, this is 0 1, -1 0 and 0 -1. So understand here SSA greater than SSL. So in that situation, according to this, numerator will be positive. Numerator positive होगा मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो उस सिचुएशन में ये जो थीटा होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, बट इट विल बी लेस देन 90 डिग्री ऑल्सो। उसको ऐसे भी तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है, बराबर। पर यहां पर मैंने लिखा है थीटा लेस देन 90, मतलब 90 डिग्री से कम एंगल पर cos की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। देखो अगर मैं थीटा को 90 ले लेता हूं तो cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो फिर ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि cos थीटा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 0 से ग्रेटर होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो इफ SSA is greater than SSL, then theta is less than 90 degree. थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब कि थीटा इज द एक्यूट एंगल। यहां पर थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, दिस इज एक्यूट एंगल, एंड इन दिस सिचुएशन द लिक्विड स्टिक टू द सॉलिड। जो लिक्विड है वो सॉलिड को चिपकता है, और यू कैन से दैट द लिक्विड वेट द सॉलिड। लिक्विड सॉलिड को क्या करता है, वेट करता है, WET वेट करता है, मतलब लिक्विड सॉलिड को गीला कर देता है। एग्जाम्पल वाटर ऑन द ग्लास प्लेट। स्टूडेंट अगर आप ग्लास प्लेट को पानी के अंदर डालोगे तो पानी ग्लास को गीला कर देगा। आपके घर में कोई भी ग्लास की प्लेट हो, बराबर, तो आपको ग्लास की प्लेट हो, कोई भी ग्लास का ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वो गीला हो जाएगा। गीला हो जाएगा कहने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर पानी चिपकेगा, आपको पानी दिखाई देगा, ग्लास के प्लेट के ऊपर आपको पानी दिखाई देगा। तो समझ में आया कि इफ SSA the surface tension due to solid air is more than the surface tension due to solid liquid, मतलब कि जो सॉलिड और लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो लेस है। सॉलिड और लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसा है, लेस है, और उस सिचुएशन में वाटर मॉलिक्यूल्स स्टिक टू द सॉलिड। वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड को स्टिक कर देते हैं। समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। अब इससे मैं ऑपोजिट सिचुएशन में कंसीडर करता हूं कि इफ SSA is less than SSL, that means the surface tension due to solid air interface is less than the surface tension due to solid liquid interface। तो उस सिचुएशन में ये जो न्यूमरेटर है वो नेगेटिव हो जाएगा, cos थीटा will be less than 0, नेगेटिव मतलब कि less than 0, तो cos थीटा की वैल्यू less than 0 मतलब कि नेगेटिव, तो इसका मतलब कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो स्टूडेंट यू सी कि cos थीटा लेस देन 0 है, cos थीटा क्या है, लेस देन 0 है, मतलब cos की वैल्यू 0 से लेस है, मतलब कि नेगेटिव है। तो आप यहां पर देखो कि जब थीटा 90 होता है तो cos 90 0 होता है, पर यहां पर cos की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस मतलब नेगेटिव है। तो अगर हम ऐसे जाते हैं तो आप देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट cos होता है, तो cos की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो दैट मींस इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज मोर देन 90 डिग्री, 90 नहीं, 90 से ज्यादा,
If angle of contact is more than 90 degree, then value of cos is less than 0. Cos की वैल्यू 0 से लेस होती है, ठीक है. एंड इन दैट सिचुएशन द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑब्ट्यूज. यहां पर जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो कैसा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल होता है. समझ में आया आपको? ठीक है. तो दिस इज द सिचुएशन दैट सर्टेन लिक्विड वेट द सॉलिड just like water wet the glass plate, but water does not wet the lotus leaf. Is that clear? Okay. Now student, there are some agents. Agent मतलब के material. These materials are known as the wetting agent. कैसे agent? wetting agent. Wetting, W-E-T-T, wetting. So there are some agents, agent मतलब के material. These materials are known as the wetting agent. Okay. For an example, the dyeing agent, जो dye करने में material use होते हैं, ठीक है, जिनको coloring agent भी बोला जाता है. So this coloring agent, when they are mixed with the water, वो जो डाइंग एजेंट्स होते हैं, जो कलरिंग एजेंट होते हैं, व्हेन दे आर मिक्स्ड विद द वाटर, देन व्हाट हैपेंस? द एंगल ऑफ कांटेक्ट रिड्यूसेस. पानी का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, दैट एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस, बट व्हेन यू ऐड द डाइंग एजेंट, अगर आप पानी के अंदर डाइंग एजेंट, DYEING, डाइंग बोलते हैं ना, कपड़ों को कलर करना है. अगर व्हाइट कलर का कपड़ा है तो उसको रेड कलर का कपड़ा करना है तो उसको डाइंग प्रोसेस बोलते हैं, बराबर. तो इफ यू ऐड द डाइंग एजेंट, इफ यू ऐड द कलरिंग एजेंट इन द वाटर, तो क्या होता है कि सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर रिड्यूसेस. बिकॉज ऑफ द रिड्यूस इन द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर का सरफेस टेंशन कम होता है. मतलब अब क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को चिपकना कम पसंद करेंगे. मेरी बात को ध्यान से समझो. Normally, the water molecules want to remain stuck to their own molecules. पानी के अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल को ही चिपक के रहना पसंद करते हैं. But when you add the wetting agent, when you add the dyeing agent in that water, then the bond between the water molecules becomes weak. Water molecules penetrate into the cloth. जो कपड़ा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स वो कॉटन के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, एंड दैट वे द डाइंग इज डन. उस तरह से जो कपड़ा होता है उसका कलर चेंज करते हैं. समझ में आया? तो दिस वेटिंग एजेंट, द डाइंग एजेंट्स आर एडेड इनटू द वाटर टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर. इज दैट क्लियर? ओके. ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट, देयर आर सम एजेंट्स, दैट एजेंट्स आर नोन एज द वाटर प्रूफिंग एजेंट्स, बराबर. जहां पर भी वाटर प्रूफिंग करना होता है, नॉर्मली वाटर प्रूफिंग कहां होता है? हमारे घरों के अंदर वाटर प्रूफिंग होता है. अगर छत में से पानी लीक हो रहा है या तो फिर टॉयलेट बाथरूम के अंदर वहां पर कहीं पर पानी जमा हो रहा है, लीकेज है, तो वो लीकेज को रोकने के लिए, जो लीकेज होता है, जो सीपेज होता है, उसको रोकने के लिए देयर आर सम मटेरियल यूज, एंड दिस मटेरियल्स आर नोन एज द वाटर प्रूफिंग एजेंट्स. The action of the waterproofing agent is completely different than the action of the wetting agent. When the waterproofing agent is added into the water, then the surface tension increases. Surface tension क्या होता है? Increase होता है, बराबर. And because of that reason, जो water के molecules है, they remain stuck. They remain more stuck to themselves. Water के अंदर अगर आप वाटर प्रूफिंग एजेंट डाल दोगे तो फिर क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल को ही चिपक के रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एंड द लीकेज कैन बी प्रिवेंटेड. तो कि लीकेज कब होगा? जब वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ के आगे चले जाएंगे, बराबर. तो फिर वो दीवार में से बाहर निकल जाएंगे, तो जिसको हम लीकेज कहते हैं. बट इफ यू ऐड दिस टाइप ऑफ agent, waterproofing agent, then the surface tension of the water increases, and in that situation we can prevent the leakage. Is that clear? तो इस तरह से ये सब एक्शन
होती है। समझ में आया? अच्छा, एक पॉइंट में आपको बता देता हूं कि व्हेन वी आर यूजिंग दैट डाइंग टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है, व्हेन वी ऐड द डाइंग मटेरियल इनटू द वाटर, देन द एंगल ऑफ कांटेक्ट रिड्यूसेस। बराबर, ऑलरेडी वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस होता है, ठीक है, but when you add the dyeing agent in that water, then the angle of contact of water further reduces. Whereas if we add the waterproofing agent into the water, then the angle of contact increases. ठीक है, तो this is about the angle of contact. Student, our next topic is drops and bubbles. You might have seen that the shape of the drops and bubbles are always spherical. जो bubbles होते हैं, जो drops होते हैं, liquid के drops, liquid के bubbles, वो हमेशा spherical की shape assume करते हैं. Why they do not assume the different shape? Student, reason behind this is the surface tension, ठीक है, and there is one more reason. Okay, you might have seen bubbles. आप लोगों ने bubble देखा होगा, तो जो bubble होता है वो stable रहता है. मतलब कि आप लोगों ने शायद in your childhood you might have blown the bubble of the soap solution. आज भी अगर आप कहीं पर अगर किसी मैरिज या कोई डिफरेंट फंक्शन में आप जाओगे तो फंक्शन का जो एंट्रेंस होता है वहां पर वो कुछ वेंडर्स खड़े रहते हैं और उनके पास वो एक ये होता है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिससे वो लोग सोप के बबल फॉर्म करते हैं. बराबर, तो वो जो बबल होता है दैट बबल इज इन द स्टेबल, मतलब आपको बबल ऐसे एयर में फ्लोट करते दिखेगा एंड अप टू सर्टेन टाइम दैट बबल इज इन स्टेबल. स्टेबल है कहने का मतलब ये है कि वो जो बबल है वो फूटता नहीं है. ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यू टू द गस्ट ऑफ विंड वो ब्लो हो ही, मतलब बर्स्ट तो हो ही जाएगा, बट बाय दैट टाइम तभी तक तो वो स्टेबल रहता है कि नहीं. ओके, सो द पॉइंट इज द ड्रॉप्स एंड बबल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप. Why they do not assume some different shape than the spherical shape? तो स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया था that every surface has a tendency to keep its energy minimum. Every surface has a tendency to keep its potential energy minimum. Same way, the liquid also has a tendency to keep its potential energy minimum. Now, for the given volume, the spherical shape is the shape having the minimum surface area. फिर से समझाता हूँ. Every system has a tendency to keep its potential energy minimum. तो जैसे एक लिक्विड का ड्रॉप है, तो लिक्विड के ड्रॉप की भी टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखे. पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कैसे रख सकते हैं? बाय कीपिंग द सरफेस एरिया मिनिमम. लार्जर द सरफेस एरिया, लार्जर द पोटेंशियल एनर्जी. स्मॉलर द सरफेस एरिया, स्मॉलर द पोटेंशियल एनर्जी. सो फॉर द गिवन वॉल्यूम ओनली द स्फेरिकल शेप इज हैविंग द मिनिमम सरफेस एनर्जी. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन इफ यू निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, अगर आप ग्रेविटी की इफेक्ट को निग्लेक्ट करते हो तो जो ड्रॉप्स होते हैं, जो बबल्स होते हैं, उनका शेप हमेशा स्फेरिकल ही होता है. ऑन द अदर एग्जांपल इफ आई गिव यू, इफ यू सी द स्मॉल ड्रॉप्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्प्रे पंप, जो स्प्रे करने के लिए जो पंप होता है उसमें से जो लिक्विड निकलता है तो उसमें से भी स्फेरिकल फॉर्म में ही लिक्विड निकलता है. सो द रीजन इज सेम that the liquid want to keep its potential energy minimum, and to keep the potential energy minimum, the liquid keep its surface area minimum. And spherical shape has a minimum surface area as compared to any other shape.
समझ में आया? ठीक है। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द स्फेरिकल ड्रॉप एंड द स्फेरिकल बबल. स्टूडेंट, the pressure on the concave surface of that bubble is more than the pressure on the convex surface. जो बबल होता है उसकी जो कॉन्केव सरफेस होती है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है और जो कॉन्वेक्स सरफेस होती है उसके ऊपर प्रेशर कम होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है, डेरिवेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल. ठीक है, तो मैं आपको एक 2-3 फिगर है वो ड्रॉ करके फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं. दिस इज एक्चुअली द ड्रॉप. ये ड्रॉप है, इट्स रेडियस इज आर एंड दिस इज द इनर पार्ट एंड प्रेशर ऑन द इनर पार्ट इज Pi एंड दिस इज द आउटर पार्ट एंड द प्रेशर ऑन द आउटर पार्ट इज Po. यहां पर मैं ऐसे शेडिंग कर रहा हूं और ये शेडिंग क्या इंडिकेट करता है कि दिस इज द ड्रॉप. ये क्या है? ड्रॉप है. ठीक है, जो ड्रॉप होता है दैट इज फुल ऑफ मैटर, मतलब वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है, बराबर. और जो बबल होता है वो बबल की सिर्फ वॉल पानी की होती है, उसके अंदर एयर होती है, बराबर. ओके, सो हियर आई एम ड्रॉइंग वन मोर फिगर. सपोज इसका रेडियस आर, Pi is the pressure inside and Po is the pressure outside. ठीक है, तो ये है बबल इन एयर. दिस इज द बबल इन एयर. अब स्टूडेंट एक डिफरेंस समझो. अच्छा, यहां पर थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर देता हूं फिगर को. दिस इज द वॉल ऑफ बबल, जिसको मैं अभी शेडिंग कर रहा हूं, दैट इज द वॉल ऑफ बबल. ठीक है, तो here there is a liquid, here there is a air, here there is a air and here also there is a air. So it is a bubble in the air. But suppose if there is a bubble in the water, बराबर, तो यहाँ पर बबल अगर वाटर में है तो फिर कैसी सिचुएशन होगी? सपोज ये है बबल इन द वाटर. या फिगर जो होगी ना स्टूडेंट वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की फिगर होगी, बट आपको थोड़ा सा उसको अच्छे से समझना पड़ेगा कि दिस इज द बबल इन लिक्विड. बबल इन लिक्विड, इट्स रेडियस इज सपोज आर. Pi इज द प्रेशर इनर सरफेस, Po इज द प्रेशर ऑन आउटर सरफेस. ठीक है, यहां पर देखो डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं. ऐसा शो नहीं किया हुआ है. अगर आप टेक्स्टबुक की फिगर देखोगे तो यू विल फाइंड इट मोर और लेस सेम. आपको फिगर बी और फिगर सी जो है वो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे, बट डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूं. कि देखो, चलो ये तो ड्रॉप है, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज द बबल इन द एयर. यहां पर भी एयर है, यहां पर भी एयर है. आई राइट हियर दिस इज एयर, दिस इज एयर एंड दिस इज द लिक्विड. ये लिक्विड है. दिस इज द बबल इन द लिक्विड. लिक्विड के अंदर जो बबल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पर ये है एयर. ठीक है, और ये जो है ना ये पूरा लिक्विड ही है, ये पूरा लिक्विड है. तो फिर यहां पर क्या हुआ? ये हुआ लिक्विड. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये 3 फिगर आपको समझ में आ गए. ठीक है, तो स्टूडेंट एज आई टोल्ड यू दैट द प्रेशर ऑन द इनर सरफेस, जो भी बबल होता है, द प्रेशर ऑन द इनर सरफेस Pi is more than the pressure on the outer surface. Outer surface which we call as a convex surface. तो ये जो convex surface होती है, convex देखो जैसे ये है ना, मैंने हाथ कैसे रखा है, तो ये जो surface है इसको कहते हैं convex और ये जो है इसको कहते हैं concave. तो this is the concave and this is the convex. So pressure on the concave is more, लिखा है मैंने Pi और I मतलब inside.
क्योंकि यहां पर कॉन्केव सरफेस इनसाइड है। प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस बाहर है, तो प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस इज मोर। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड इज मोर, प्रेशर आउटसाइड इज लेस। समझ में आया? पर आप ऐसे याद रखो कि प्रेशर ऑन द कॉन्केव इज मोर एंड प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स इज लेस। सो हियर देयर इज प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर कहां पर ज्यादा है? कॉन्केव पर ज्यादा है, कॉन्वेक्स पर कम है। सो हियर वी हैव टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। मैं यहां पर लिख देता हूं, ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर inside bubble. We want to obtain the formula for excess pressure inside the bubble. So look here, we have a bubble and this bubble is having the radius r. So r is equal to radius of bubble. ठीक है? That bubble is made up of some liquid. And suppose SLA is the surface tension. बुक में क्या नोटेशन यूज किया है? Yes, they have used the notation SLA. तो SLA is the surface tension of liquid dash air interface. ठीक है? Now here, as I told you that PI is the pressure inside bubble. बबल के अंदर का प्रेशर है, अंदर मतलब कि कॉन्केव पार्ट पर प्रेशर, एंड PO इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड बबल। आउटसाइड मतलब कॉन्वेक्स पार्ट। तो दिस इज द कॉन्केव, यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये है कॉन्केव एंड दिस इज द कॉन्वेक्स। तो ऑन विच पार्ट प्रेशर इज मोर? कॉन्केव पार्ट पर प्रेशर ज्यादा है, कॉन्वेक्स पार्ट के ऊपर प्रेशर लेस है। सो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस, बराबर, एंड दिस प्रेशर डिफरेंस इज इन द आउटसाइड डायरेक्शन। देखो अंदर प्रेशर ज्यादा है, ये अंदर का प्रेशर है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है। ये PO है और ये PI है, तो PI इज मोर, PO इज लेस। ठीक है? PI इज मोर, PO इज लेस। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट प्रेशर? द डायरेक्शन ऑफ नेट प्रेशर इज इन दिस वे। समझ में आ रहा है? देखो आपको एक सेपरेट फिगर ड्रॉ करके बताता हूं। ये बबल है, ये PI है और ये PO है। तो PI is more than PO, so net pressure is in this direction. net pressure इस डायरेक्शन में हुआ क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, तो उसके वजह से होगा क्या? बबल will tend to blow. बबल ब्लो करेगा, बबल ब्लो करेगा, that means its surface area increases. Its radius will increase. If bubble will blow, its radius will increase. बबल अगर ब्लो करेगा, बबल इतना सा है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो बबल ब्लो करेगा, मतलब बबल फूलेगा। बबल फूलेगा मतलब उसका रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा मतलब सरफेस एरिया विल आल्सो इंक्रीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? ओके, सो हियर व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? सी PI minus PO is equal to the pressure difference, बराबर? दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। इसको मैं एक दूसरा नाम देता हूं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। स्टूडेंट प्रेशर कहां पर ज्यादा है? अंदर के बाहर? अंदर। बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, तो अंदर कितना ज्यादा
उसको कहते हैं पी आई माइनस पी ओ। तो पी आई माइनस पी ओ इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, मतलब अंदर कितना ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में, उसको कहते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। इज दैट क्लियर? ठीक है। ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, बबल ब्लो होगा। बबल ब्लो होगा मतलब उसका रेडियस इंक्रीज होगा। ठीक है। एरिया ऑफ बबल, जो बबल है उसके सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट यहां पर मैंने लिखा तो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर ले सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं स्मॉल आर भी ले लेता हूं। सो ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। फोर्स एफ पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पर हम प्रेशर की जगह प्रेशर डिफरेंस लेंगे। ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नाउ हियर W इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्लोइंग द बबल, मतलब जब बबल ब्लो करेगा उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो बबल फूलेगा। तो जब बबल ब्लो करेगा मतलब उसकी वॉल डिस्प्लेस होगी। वॉल क्या होगी? डिस्प्लेस होगी। मेरी बात समझो, मैं आपको समझा रहा हूं। सपोज ये बबल है, ठीक है, उसका रेडियस है r और वो ब्लो होगी इतना हो गया, तो उसकी ये जो वॉल है, ये बबल की वॉल है, तो ये वॉल यहां से यहां पर आ गई ना, तो बबल की वॉल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। एंड स्टूडेंट यू हैव स्टडीड दैट whenever there is a displacement there is a work done. So W is equal to work done in blowing the bubble. तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला है फोर्स, मैंने यहां पर स्मॉल आर लिखा है, सो ये मैंने फोर्स लिख दिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज radius of the bubble increases by delta r. Let me see in the book की what notation they have used. उन लोगों ने यस डेल्टा आर लिखा हुआ है। सो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। समझ में आया आपको ये? ठीक है। सो डेल्टा आर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। सो वी हैव दिस फॉर्मूला, बराबर। दिस इज द फोर्स and this is the displacement. Let us denote this as equation number 1. बराबर? Okay. Now, initial area of the bubble A1 is equal to initial area of bubble. Initial area मतलब उसका initial surface area. तो उसका initial surface area कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि बबल का रेडियस r है, तो बबल स्फेरिकल है और स्फेरिकल बॉडी का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। A2 इज इक्वल टू फाइनल एरिया ऑफ बबल। तो दिस इज 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, बराबर। क्योंकि न्यू रेडियस ऑफ द बबल इज r प्लस डेल्टा r, दैट इज नॉट शोन इन द फिगर। मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूं। देखो ये बबल है, ये उसका रेडियस r है, बबल ब्लो हो गया, ठीक है। तो बबल की जो वॉल है, बबल की वॉल डिस्प्लेस हुई, कितनी डिस्प्लेस हुई? डेल्टा r जितनी डिस्प्लेस हुई, तो उसका जो न्यू रेडियस है वो होगा r प्लस के डेल्टा r, बराबर। सो समझ में आया आपको? न्यू एरिया विल बी 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया। बबल जो है उसकी सरफेस का जो एरिया इंक्रीज हुआ, तो दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। फाइनल एरिया ऑफ बबल माइनस इनिशियल एरिया ऑफ बबल। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूं आप देखो, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, आप यहां पर समझो।
तो दिस इज 4 पाई, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व कर दो तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस, जस्ट अ मिनट, यहां पर एक स्क्वायर ब्रैकेट रखना पड़ेगा, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आप ये 4 पाई को इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, वो 4 पाई आर स्क्वायर इस 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बराबर। तो ये दोनों मैं नहीं लिखूंगा, बट 4 पाई को अगर 2r डेल्टा r से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी 8 पाई r डेल्टा, ये तो होगा, प्लस 4 पाई डेल्टा r स्क्वायर, ठीक है। आई नीड स्पेस, सो आई एम रिमूविंग ऑल दिस थिंग। सो ये मैंने लिखा डेल्टा ए, ठीक है। अब स्टूडेंट समझो, SLE, व्हाट इज दिस? दिस इज द सरफेस एनर्जी, समझना बात को ध्यान से, दिस इज द सरफेस एनर्जी। लास्ट क्लास में मैंने आपको सरफेस एनर्जी को डिफाइन करके समझाया था। सरफेस एनर्जी ऑल्सो नोन एज सरफेस टेंशन। तो सरफेस एनर्जी मतलब क्या? सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। जो लिक्विड होती है, बबल लिक्विड का ही है ना, बबल की वॉल तो लिक्विड की है, बबल या तो नॉर्मल वाटर का होता है या तो फिर वो सोप लिक्विड का होता है। पानी के अंदर डिटर्जेंट डाल के फिर उसको ब्लो करके हम बबल बनाते हैं, ठीक है। तो SLA इज द सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी मतलब क्या? सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया। तो इफ एरिया इंक्रीजेस बाय दिस मच अमाउंट, व्हेन द बबल इज ब्लोन, जब बबल फूलता है तो उसका एरिया इतना इंक्रीज होता है। सो व्हाट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड? तो वो मैं लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड बाय बबल। एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड बाय बबल। सो E इज इक्वल टू एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड बाय द बबल, बराबर। तो देखो ऑलरेडी जो बबल की सरफेस थी उसमें इतनी एनर्जी स्टोर थी। SLA क्या है? SLA इज एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया। उसके यूनिट एरिया में इतनी एनर्जी स्टोर थी और उसका एरिया इंक्रीज हो गया, बराबर। ओके, अच्छा स्टूडेंट, मैंने इसको बाय मिस्टेक इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। तो दिस इज 8 पाई r डेल्टा r। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने इसको इग्नोर किया है, इसको इग्नोर किया। देखो डेल्टा आर मतलब क्या? डेल्टा आर मतलब कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वॉल ऑफ बबल। सो व्हेन द बबल इज ब्लोन, उसकी जो वॉल डिस्प्लेस होती है, द अमाउंट बाय विच द वॉल डिस्प्लेस इज वेरी वेरी लेस। तो ये जो डेल्टा आर होता है ना, वो डेल्टा आर वेरी लेस होता है, तो उसका जो स्क्वायर होगा that will be very less. For an example, 0.1 का स्क्वायर 0.1 से भी लेस होता है, 0.01. So this is delta r square. So delta r का स्क्वायर वेरी लेस होगा. So this overall term, ये जो पूरा टर्म है वो very small होगा. But here you cannot apply that concept because here it is only delta r. ठीक है? तो ऐसे हमको अप्रोक्सीमेशन करना होता है। मैं वहां पर वो आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। सो E क्या है? E इज द एनर्जी
stored by the bubble. तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया इतना है, तो बबल अगर ब्लो होगा तो उसमें कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगी, तो दिस इज SLA इंटू 8 पाई आर डेल्टा। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज SLA। SLA इज एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया, एनर्जी स्टोर पर यूनिट एरिया। बबल का एरिया इंक्रीज हुआ, बबल का एरिया इतना इंक्रीज हुआ, तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड, this energy per unit area multiplied by increase in the area. Let us denote this as equation number 2. ठीक है, now here we can apply the conservation of energy, that the work done in blowing the bubble is equal to the extra energy stored by the bubble. Work done in blowing bubble is equal to extra energy stored by bubble. So Pi minus Po 4 pi r square delta is equal to SLA 8 pi r डेल्टा। तो क्या क्या कैंसिल होगा आपको देखो, डेल्टा आर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई आर, यहां पर 8 पाई आर है तो 4 पाई आर कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहां पर Pi माइनस Po बचेगा, एक आर भी यहां पर बचेगा, यहां पर होगा, यहां पर 2 बचेगा, तो 2SLA। इज दैट क्लियर? ओके, सो वी हैव Pi minus Po is equal to 2SLA divided by R. तो we have this formula. समझ में आया स्टूडेंट? तो this is Pi minus Po is equal to 2SLA by R. ठीक है, अच्छा अब एक दूसरी बात समझो कि मैं आपको एक दूसरे वे में समझा रहा हूं कि यहां पर हमने जो बबल कंसीडर किया है, ठीक है, सपोज दैट बबल इज इन द एयर। बबल अगर एयर में है तो जब बबल ब्लो होता है, व्हेन बबल ब्लोज देन इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, बट द सरफेस एरिया ऑफ इनर सरफेस इंक्रीजेस एज वेल एज द सरफेस एरिया ऑफ आउटर सरफेस आल्सो इंक्रीजेस। मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये बबल है, ठीक है, ये उसकी इनर सरफेस, ये उसकी आउटर सरफेस। अगर ये बबल ब्लो होके बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो अंदर की सरफेस है उसका एरिया भी इंक्रीज होगा और उसकी जो बाहर की सरफेस है उसका एरिया भी इंक्रीज होगा। तो देयर इज ए डबल इंक्रीज इन द एरिया। क्या कहा मैंने? देयर इज ए डबल इंक्रीज इन द एरिया। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है, दिस इज फॉर बबल इन वाटर। बबल इन वाटर मतलब अगर बबल वाटर में है, सपोज ये बबल है और ये वाटर में, उसके आजू बाजू सब पानी है, ऐसे पानी है, ठीक है, तो अगर ये ब्लो होगा, जस्ट अ मिनट, अगर ये ब्लो होगा ऐसे, तो इट हैज ओनली वन फ्री सरफेस, मतलब यही सरफेस है उसकी एक फ्री। आप बोलोगे कि सर बबल ये ब्लो हुआ तो उसकी बाहर की सरफेस का भी तो एरिया इंक्रीज हुआ, बट स्टूडेंट जब बबल लिक्विड में होता है तो उसकी बाहर की सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बाहर तो लिक्विड होता है। यहां पर हम कौन सी सरफेस कंसीडर करेंगे? द सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विद एयर। तो अगर ये बबल लिक्विड के अंदर है और अगर वो ब्लो होता है तो फिर उसकी अंदर वाली सरफेस का ही एरिया इंक्रीज होता है, ऐसा कंसीडर करना पड़ेगा। जो बाहर की सरफेस है, बाहर उसकी कोई सरफेस ही नहीं है, आप ऐसा समझो, क्योंकि बाहर तो लिक्विड है, हमको एयर वाली सरफेस कंसीडर करनी है। तो बबल समझ में आया आपको कि अगर बबल लिक्विड में है, बबल अगर वाटर में है, तो फिर ये फॉर्मूला आएगा। एंड इफ बबल इज इन एयर, बबल अगर एयर में है
तो फिर उसकी अंदर की सरफेस का भी एरिया इंक्रीज होगा, बाहर की सरफेस का भी एरिया इंक्रीज होगा। तो फिर करना क्या पड़ेगा, ये जो डेल्टा ए है ना उसको डबल कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 की जगह 16 आ जाएगा, तो वहां पर 16 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, और फिर यहाँ पर 16/4 करने से 4 आएगा। तो दैट्स व्हाई इफ बबल इज इन एयर देन Ti minus Po is equal to 4SLA डिवाइड बाय R। आई बात समझ में? तो देखो बबल अगर वाटर में है तो 2SLA बाय R, बबल अगर एयर में है तो 4SLA बाय R। इज दैट क्लियर? एंड फॉर वाटर ड्रॉप, अगर वाटर का ड्रॉप है, सपोज ये वाटर का ड्रॉप, ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूं वो क्या है, वो वाटर है। अभी ड्रॉप जो होता है वो अंदर, ड्रॉप के अंदर कभी एयर नहीं होती है, तो इसकी कितनी फ्री सरफेस है, इसकी एक ही सरफेस है, ये एयर के कांटेक्ट में है वो। तो उस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला आएगा, उस सिचुएशन में फॉर्मूला आएगा Pi minus Po is equal to SLA डिवाइड बाय R। समझ में आया स्टूडेंट आपको? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है? कुछ भी डाउट है, कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आस्क मी। वैसे मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है? यहां पर डेल्टा ए 8πr डेल्टा आर कब आएगा, व्हेन द बबल इज इन द लिक्विड, बबल इज इन द वाटर। बट अगर बबल एयर में है तो उसकी दो सरफेस एक्सपांड होगी, अंदर की सरफेस भी एक्सपांड होगी, बाहर की सरफेस भी एक्सपांड होगी। तो उस सिचुएशन में यहां पर 8 की जगह 16 ले लेने का, तो वैसा करने की जरूरत नहीं है, पर लॉजिकली समझ जाएगा कि अगर बबल वाटर में है तो 2 आएगा, तो बबल अगर एयर में होगा तो अंदर की भी सरफेस एक्सपांड होगी, बाहर की भी सरफेस एक्सपांड होगी, और उस सिचुएशन में 4 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो वो सिचुएशन में ये आएगा। बट अगर फॉर वाटर ड्रॉप, अब ड्रॉप जो होता है ना, वो ड्रॉप हमेशा एयर में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ड्रॉप अगर लिक्विड में है तो इट विल नॉट बी सीन एज ए ड्रॉप, वो एज ए लिक्विड ही गिना जाएगा। तो अगर वो बाहर है, एयर में है, तब जाके आप उसको ड्रॉप बोल सकते हो। तो ये है ड्रॉप, बराबर? ये पूरा पानी और यहां पर इसके बाहर है, तो फिर वहां पर 2 आएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, वो आप मुझे, अगर डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, बराबर? बट फिर भी मैं बता देता हूं कि Pi minus Po is the excess pressure inside either bubble or drop, बराबर? अगर बबल है एयर में तो फिर 4 आएगा, अगर बबल लिक्विड में है तो फिर 2 आएगा, और अगर ड्रॉप है तो बस वाटर में, मतलब लिक्विड में, एयर में, ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वाटर ड्रॉप के लिए, लिक्विड ड्रॉप के लिए, लिक्विड लिखना चाहिए यहां पर, लिक्विड ड्रॉप के लिए 2SLA by R ही आएगा, क्योंकि लिक्विड का जो ड्रॉप होता है उसकी 1 फ्री सरफेस होती है। फ्री सरफेस मतलब कि सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विद एयर। तो ड्रॉप है तो ड्रॉप की बाहर की सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है, बराबर? जो बबल होता है वाटर के अंदर, उसकी एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है। कौन सी सरफेस? बबल के अंदर एयर होती है। पर अगर वही बबल एयर में है तो फिर उसकी दोनों सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है, अंदर की सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में, बाहर की सरफेस भी एयर के कांटेक्ट में, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से समझना, और अगर रिलेटेड डाउट है तो डेफिनेटली पूछना।